Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती हेतु साइकोलॉजी का मॉडल पेपर नंबर 13 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और एमपी या फिर सीटेट हो, इनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है। मित्रों, यहाँ पर आपको शिक्षा मनोविज्ञान के 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही शानदार प्रश्न है। सभी को पता है कि 11 दिसंबर के बाद आपके 100% विज्ञप्ति आ जाएगी साथियों। 11 दिसंबर को आचार संहिता खत्म होते ही आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी, तो बिल्कुल आपको तैयारी जारी रखना है। और ऐसे नवीनतम प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे, आप यकीन मानिए बहुत कुछ नया सीख कर यहाँ से जाने वाले हो। मित्रों, 2 दिन से क्लासें नहीं आ पा रही थी, उसके पहले भी डिस्टर्बेंस हुआ था क्योंकि मेरी 2 बार चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई है, तो आप समझ सकते हो चुनाव में ड्यूटी लगने पर वो कार्य करना ही पड़ेगा आपको, ये अनकेन प्रकरण। मित्रों, इसलिए थोड़ा क्षमा चाहूँगा, डिस्टर्ब आपको हुआ है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता रेगुलर क्लासें आपको मिलती ही रहेगी। ये मत सोचिए कि भाई ये 2-4 दिन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो कि यार सर को आलस आ रहा है या सर अपने काम में लापरवाही, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रश्न नंबर 1 आता है मित्रों आपका, निम्न में से गेने किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणीक्रम, अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन और अधिगम का प्रबंधन। तो मित्रों, एक नाम सुन रखा होगा आपने, रॉबर्ट एम गेने। क्या नाम है? रॉबर्ट एम गेने इनका नाम है। ये किससे संबंधित है? इन्होंने एक सीखने के जो प्रकार है वो दे रखे हैं एक सोपानिक रूप में, जिसमें इन्होंने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं, जो कि एक निश्चित श्रेणी में है। ठीक है, वो है अधिगम का श्रेणीक्रम। साथियों, गेने किससे संबंधित है? अधिगम के श्रेणीक्रम से संबंधित है। प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों, प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न देखेंगे, अवचेतन में प्रयुक्त व्यूह रचनाएं जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है कहलाती है रक्षा युक्ति, स्व बचाव, स्व प्रत्यय और स्व बचाव व्यूह रचनाएं। मित्रों, क्या कहेंगे? सोच समझकर आंसर दीजिएगा। प्रश्न को मैं वापस पढ़ के समझाऊंगा तो बड़ी ही इजी तरीके से आंसर दे दोगे आप, लेकिन पहले आप आंसर बताइए इसका। मित्रों देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? अवचेतन, अवचेतन की मतलब किसकी बात की जा रही है? अचेतन में प्रयुक्त व्यूह रचनाएं, मतलब जो बातें आपके अचेतन मन से आती है, जो अहम को मतलब जो आपको ईगो है उसको दुश्चिंता से बचाए, तो वो कहलाती है रक्षा युक्तियां। क्या कहते हैं उसको? रक्षा युक्तियों के नाम से जाना जाता है। रक्षात्मक युक्ति भी जिसको कहते हैं, यह समायोजन की प्रक्षेपी विधियां भी जिनको कहा जाता है। अप्रक्षेपी तो इसके विपरीत हो जाती है। तो मित्रों, यहां अगर आपने चौथा लगाया है तो वो गलत है। प्रथम विकल्प ही यहां पर 100% सही आंसर है। प्रश्न 3 देखेंगे, पियाजे ने स्थानीकरण शब्द का प्रयोग किया। अधिक उपयुक्त के लिए स्थान परिवर्तन, नवीन परिस्थितिकी हेतु समायोजन, नवीन व पुराने में एकीकरण और अवसर में अतिक्रमण हेतु स्थान लेना। तो साथियों, जो स्थानीकरण शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? जीन पियाजे के द्वारा। जो जीन पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उसमें एक शब्द आता है स्थानीकरण। तो ये जो स्थानीकरण है साथियों, इसका मतलब होता है नवीन परिस्थितिकी हेतु समायोजन। की व्यक्ति के सामने जब नई परिस्थितियां आती है तो उसमें जो समायोजन करता है उसको ही स्थानीकरण के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर 2 सही है मित्रों, प्रश्न 3 में। प्रश्न 4 देखेंगे, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो किया है चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर। विकल्प नंबर 1 आपका सही है, प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न 5 देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आप गलत बताने वाले हो। प्रश्न 5 है,
सन 1905 में निर्मित बिने साइमन परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 60, 59, 30 और 54। तो मित्रों राइट आंसर बताए प्रश्न संख्या 5 में। मैंने स्टार लगा रखा है प्रश्न पर, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी कहा था कि क्वेश्चन का आंसर गलत बताने वाले हो। 1% लोग ही इसका सही आंसर देंगे। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा तीसरा विकल्प। जब अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 60 आएगा, 59 आएगा, 54 आएगा, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर रहेगा 30। मैं आपको पूरा लॉजिक इसका बताने वाला हूं कि जब 1905 में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया तो उस समय इसमें प्रश्नों की संख्या 30 रखी गई, लेकिन इसमें वापस 1908 में संशोधन किया गया और इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ा करके 59 कर दी गई। फिर 1911 में इसमें संशोधन किया गया और प्रश्नों की संख्या घटाकर 54 कर दी गई। तो साथियों इसीलिए कई जगह आपको 59 मिलता है, कई जगह आपको 54 मिलता है, 60 तो बिल्कुल गलत है। तो साथियों अगर यूं पूछे कि वर्तमान में बिने साइमन परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो आपका फिर वहां पर आंसर रहेगा, कितना रहेगा साथियों, यह मैंने आपको बता रखा है, वर्तमान में 54 है 1911 से ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। 1908 में इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 59 थी, और 1905 में कितनी थी? 30 थी। यहाँ पर क्या पूछा है? 1905 पूछा है, तो फिर 30 ही आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न 5 में। एक एक चीज को याद रखना पड़ेगा मित्रों। प्रश्न 6 देखेंगे, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरणा, कृत्रिम अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा। तो मित्रों स्नेह प्राप्त करने की, तो ये न तो कृत्रिम होती है, न अर्जित होती है, न नकारात्मक होती है, बल्कि ये होती है स्वाभाविक अभिप्रेरणा। हर कोई व्यक्ति दूसरों से स्नेह प्राप्त करना चाहता है, ये स्वाभाविक है साथियों। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। आपके 7वां क्वेश्चन है, स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? अधिगम, चिंतन, धारणा, पुनः स्मरण। तो मित्रों स्मृति का जो अंग नहीं है आपको वो बताना है। देखिए स्मृति में अधिगम आता है, धारणा आती है, पुनः स्मरण आता है, लेकिन चिंतन नहीं आता है। तो चिंतन आपके स्मृति का अंग नहीं है। दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सिद्धांत किशोरावस्था के विकास से संबंधित नहीं है? मनोविश्लेषण सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत और हल का पुनर्बलन सिद्धांत। तो मित्रों इनमें से कौन सा वो सिद्धांत है जो किशोरावस्था के विकास से संबंधित नहीं है? राइट आंसर बताइएगा 8वें क्वेश्चन का। देखिए जिस भी सिद्धांत में किशोरावस्था से संबंधित कुछ भी बात बताई गई हो किशोरावस्था के विकास से संबंधित, मतलब वो सिद्धांत किशोरावस्था के अंतर्गत आ जाएगा। तो मनोविश्लेषण में भी सिगमंड फ्रायड ने बताया है किशोरावस्था के बारे में कि भाई क्या क्या बदलाव आते हैं। कोहलबर्ग ने भी नैतिक विकास में किशोरावस्था में बताया कि बालक का नैतिक विकास किस रूप में होता है। एरिक्सन ने भी बताया है पहचान वाले जो अवस्था है वो किशोरावस्था में आती है। लेकिन हल का पुनर्बलन सिद्धांत तो किसका है? अधिगम का है साथियों। इसमें तो ये बताया है कि सीखता कैसे है व्यक्ति। इसलिए मित्रों हल का पुनर्बलन सिद्धांत किशोरावस्था के विकास से संबंधित नहीं माना जाएगा, और यही आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा प्रश्न 8 में चौथा विकल्प। प्रश्न 9 देखेंगे, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत इनमें से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक और उपरोक्त सभी। तो देखो बालक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सामान्य बालक जिसकी IQ लगभग 90 से 110 के बीच में होती है, जिनको औसत बुद्धि बालक भी अपन कहते हैं। और एक होते हैं विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, पिछड़े भी हो सकते हैं, मंद बुद्धि भी हो सकते हैं। मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पर पिछड़े बालकों में आ जाएंगे। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न 10 पे आते हैं मित्रों।
राजस्थान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कितने चरणों में लागू हुआ? 1, 2, 3, 4। देखिए सीसीई की अगर बात करें राजस्थान में सीसीई की, तो ये राजस्थान में 4 चरणों में लागू हुआ था साथियों। कई जगह आपको 3 भी मिलेंगे लेकिन वो गलत है। 4 चरणों में ही सीसीई राजस्थान में लागू हुआ था मित्रों। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। मित्रों प्रश्न नंबर 11 है आपका, सिगमंड फ्रायड ने जन्मजात प्रवृत्तियों में निम्न में से किसे वर्णित नहीं किया है? यौन वृत्ति, आत्मरक्षा, युयुत्सा और उपलब्धि। देखिए सिगमंड फ्रायड ने यौन वृत्ति को भी रखा है जन्मजात में, आत्मरक्षा को भी रखा है, युयुत्सा को भी रखा है, लेकिन उपलब्धि को नहीं रखा है। इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही है साथियों प्रश्न 11 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 12 पे क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 12 है आपके, टोटल 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। छात्रों के समायोजन के लिए निम्न में से कौन सा उपाय शिक्षक के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? कि मतलब शिक्षक को कौन सा कार्य इनमें से नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से विकल्पों को समझिएगा साथियों। छात्र की व्यक्तिगत समस्याओं को जानने के प्रयत्न, छात्र को व्यक्तिगत मार्गदर्शन एवं सांवेगिक स्थिरता हेतु प्रयत्न, छात्र को अनुकूल वातावरण जन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, छात्र के अनुचित कार्य के लिए उसे दंडित करना। तो कौन सा काम है जो अध्यापक को नहीं करना चाहिए? मित्रों देखिए पहला विकल्प क्या कह रहा है, व्यक्तिगत समस्याओं को जानने का प्रयत्न। ये तो सही है, जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि उनके क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर अपना आंसर ये नहीं रहेगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है, नहीं किया जाना चाहिए। छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन एवं सांवेगिक स्थिरता हेतु प्रयत्न, भाई ये भी सही बात है, ये भी हमको करना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, नहीं करना चाहिए। छात्रों को अनुकूल वातावरण जन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये भी करना चाहिए, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। मतलब आंसर आपका कौन सा रहेगा, चौथा विकल्प, छात्र के अनुचित कार्य के लिए उसे दंडित करना। आप उसे समझा भी सकते हो दंड देने से पहले। तो साथियों चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 13 है, शारीरिक विकास सिर से पैरों की दिशा में होता है। यह तथ्य विकास के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है? निकट से दूर क्रम का सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी क्रम का सिद्धांत, विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो मतलब जो शारीरिक विकास है वो सिर से लेकर के पैरों की ओर होता है। ये सिद्धांत कहलाता है मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी क्रम का सिद्धांत। कर्म नहीं है, ये क्रम है, ये वाला क्रम। आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं मित्रों। नवीन कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल मानी जाने वाली अवस्था है। मतलब बालक में जो नवीन कौशल है, बालक की जो क्षमताएं हैं, उसका विकास किस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है तो होता है, या फिर किस अवस्था को स्वर्णिम काल कहा गया है इनकी दृष्टि से? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और सभी। तो मित्रों नवीन कौशल और क्षमताएं शैशवावस्था में तो आएगी नहीं, तो सभी भी गलत। दो चीजें हैं, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। तो अगर हम देखें जो बालक में नवीन कौशल है, जो क्षमताएं हैं, उसके विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। किसको कहा जाता है मित्रों? बाल्यावस्था को ही स्वर्णिम काल कहा जाता है। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम है। अधिगम की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? कि आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी है? C.E. स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रोफोर्ड। तो मित्रों ये जो उपरोक्त परिभाषा है अधिगम की, ये दी गई है क्रो एंड क्रो के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है साथियों, याद रखना है। आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियां, तीन चीजें ही अधिगम है, ऐसा क्रो एंड क्रो का मानना है। तो विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ सही है साथियों प्रश्न 15 में।
नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। 16वां क्वेश्चन है, अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन अभिवृद्धि और विकास के बारे में, यहाँ पर अभिव्यक्ति नहीं है, सॉरी यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है। अभिवृद्धि तथा विकास दोनों वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। अभिवृद्धि तथा विकास दोनों सकारात्मक सह संबंध रखते हैं। अभिवृद्धि तथा विकास दोनों जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और अभिवृद्धि तथा विकास शैक्षणिक उपलब्धियों को प्रभावित करता है। तो मित्रों, कौन सा कथन अभिवृद्धि एवं विकास के संदर्भ में असत्य है? अगर हम देखें तो देखिए, जो अभिवृद्धि और विकास है वो वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं, सही बात है। ये दोनों सकारात्मक सह संबंध रखते हैं, सही बात है। लेकिन मित्रों, ये दोनों जीवन पर्यंत नहीं चलते हैं। अभिवृद्धि का प्रारंभ जन्म से होता है और जो विकास है ये गर्भावस्था से ही आरंभ माना जाता है। याद रखना, मैंने पढ़ाया भी था आपको। तो मित्रों, ये जो कथन है ये क्या है? असत्य कथन है और आपको क्या देखना था? असत्य ही देखना था। तो मतलब तीसरा विकल्प सही है साथियों, प्रश्न 16 में। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 17 है, सांवेगिक विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखना है भैया आपको। बालक के स्वास्थ्य सांवेगिक एक विकास में घनिष्ठ संबंध होता है एवं है ये कि बालक का जो स्वास्थ्य सांवेगिक है और जो विकास है उसमें घनिष्ठ संबंध होता है। सरकार आदि से बालक का सांवेगिक विकास प्रभावित होता है। निम्न मानसिक स्तर के बालकों में उसी आयु के प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा सांवेगिक नियंत्रण कम होता है और उच्च सामाजिक स्थिति के बालकों में निम्न आर्थिक स्थिति वाले बालकों की अपेक्षा अधिक असंतुलन व अधिक सांवेगिक अस्थिरता होती है। तो मित्रों, कौन सा कथन सांवेगिक विकास के बारे में असत्य लग रहा है आपको? राइट आंसर बता दीजिएगा 17वें प्रश्न में। मित्रों, विकल्प नंबर 4 आपका सही है। क्या है विकल्प नंबर 4? असत्य कैसे है कि जो उच्च सामाजिक स्थिति वाले जो बालक हैं उनमें निम्न आर्थिक स्थिति वाले जो बालक हैं उनकी अपेक्षा अधिक असंतुलन थोड़ी होगा, अधिक संतुलन होता है और अधिक वो सांवेगिक रूप से स्थिर रहते हैं, अस्थिर नहीं रहते हैं साथियों। तो ये अधिक और अस्थिर, ये यहाँ पर अधिक असंतुलन और अधिक अस्थिरता, ये गलत है, ये असत्य कथन हो जाता है। इस प्रकार चौथा विकल्प सही है 17वें प्रश्न में। प्रश्न 18 देखेंगे साथियों। एरिक्सन के विकास सिद्धांत में निम्न में से किस स्थिति में बालक में कर्तव्य परायणता का भाव जागृत होता है? विश्वास बनाम अविश्वास, ये तो 0 से 1 1.5 तक चलती है तो इसमें होगा ही नहीं। स्वायत्तता बनाम शर्म, भूमिका बनाम भूमिका संशय और आत्मीयता बनाम स्थिरता। तो मित्रों, कर्तव्य परायणता का भाव जागृत होता है बालक में भूमिका बनाम भूमिका संशय में। तीसरा विकल्प आपका सही है साथियों, प्रश्न संख्या 18 में। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और 19वां क्वेश्चन, उसके बाद एक और क्वेश्चन है साथियों। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके जरूर जाए यार, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन प्रदान करता है साथियों। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, इस जिम्मेदारी को पूरी जरूर करिएगा। प्रश्न 19, जेरोमेस ब्रूनर संरचनात्मक विकास सिद्धांत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अन्वेषण सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविकास सिद्धांत, प्रयोगात्मक सिद्धांत। तो जो जेरोमेस ब्रूनर का संरचनात्मक विकास का जो सिद्धांत है मित्रों, ये जाना जाता है अन्वेषण के सिद्धांत के नाम से भी। प्रथम विकल्प आपका यहाँ सही है प्रश्न संख्या 19 में। और आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 20 है आपके, प्रतिभाशाली बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है, असत्य है, सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। तो मित्रों, सत्य कथन देखना है प्रतिभाशाली बालकों के बारे में। प्रतिभाशाली बालक सृजनशील, उत्साही, सुसमायोजित व तीव्र वृद्धि वाला होता है। प्रतिभाशाली बालक अनुशासन प्रिय, सुदृढ़, सांवेगिक परंतु बुद्धि उपलब्धि वाला होता है। प्रतिभाशाली बालक सृजनशील, कल्पनाशील, जिज्ञासु और भावुक होता है।
प्रतिभाशाली बालक कुशाग्र बुद्धि, अद्भुत कार्य कुशल व सांवेगिक दृष्टि से सुदृढ़ होता है। तो बेस्ट विकल्प का चयन कीजिए साथियों। देखिए 2 विकल्प तो आप हटा दो। सृजनशील तो प्रतिभाशाली बालक हर होता ही नहीं है भाई, जो बालक प्रतिभाशाली है जरूरी नहीं कि वो सृजनशील भी हो। तो ये 2 विकल्प तो हट गए। अब दूसरा और चौथा बच रहा है, सत्य कथन बताइए मित्रों। चौथा विकल्प सही है, प्रतिभाशाली बालक कुशाग्र बुद्धि होता है, अद्भुत कार्य कुशल उसमें होता है, सामूहिक दृष्टि से वो अधिक सुदृढ़ होता है। चौथा ही विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 20 में आज के 20 प्रश्न थे। कमेंट करके जाए अगर जो आपको डाउट हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। रेगुलर क्लास से रेगुलर टेस्ट आ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। 11 दिसंबर के बाद कभी भी विज्ञप्ति आ सकती है, तो तैयार रहिएगा बिल्कुल विज्ञप्ति के लिए और एग्जाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।